तो भाई नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये कंपनी एक बाय है या एक सेल? कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम इनके बिजनेस को और इनके फाइनेंशियल्स को डिटेल में समझेंगे ताकि आपकी एनालिसिस आसान हो जाए। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन इससे पहले कि हम NHPC की बात करें, आप एंजल वन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। NHPC जो है वो सरकार की एक मिनी रत्न कैटेगरी की पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी है। अब ये कंपनी मेनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की सेल और जनरेशन करती है टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज। इसी के साथ कंपनी कंसल्टेंसी असाइनमेंट सर्विसेज, पावर ट्रेडिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के फील्ड में भी ऑपरेट करती है। लेकिन अब सीन ऐसा है कि कंपनी ने अपने आने वाले सालों के लिए जो फोकस है ना, वो सिग्निफिकेंटली शिफ्ट कर दिया है और इस शिफ्ट के वजह से कंपनी के अर्निंग्स पर काफी सीरियस इंपैक्ट पड़ सकता है। अब ये शिफ्ट एग्जैक्टली क्या है और इससे अर्निंग्स पर इतना इंपैक्ट क्यों पड़ेगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। अब फ्यूचर की बात करने से पहले प्रेजेंट की तरफ देखते हैं। आज के तारीख में कंपनी के पास 7091 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी है, जिसकी 98% आती है हाइड्रो पावर से और बाकी की 2% आती है रिन्यूएबल सोर्सेज से। जो सारी पावर कंपनी जनरेट करती है वो 25 अलग अलग स्टेशन से होती है, जो भारत के 13 स्टेट्स में मौजूद है। ये कंपनी भारत की टोटल हाइड्रो पावर का 15% कंट्रीब्यूट करती है ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। अब इसके साथ ही कंपनी एज ऑफ टुडे अलग अलग हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी के रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 10,441 मेगावाट्स की होगी। और इसी के साथ कंपनी ने 10,857 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है, जिससे FY25 में 800 मेगावाट और FY26 में 2000 मेगावाट की नई कैपेसिटी ऐड की जाएगी। अब चलिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 1% के CAGR से ग्रो किया है और अपने अर्निंग्स को 9% के CAGR से। साथ ही जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेट्रिक था वो सिर्फ 7% था। अब ये नंबर्स तो काफी म्यूटेड है, लेकिन यहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग है। वो ये है कि कंपनी ने अपने फोकस को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया है। अब आज कंपनी के पास सिर्फ 1135 मेगावाट्स की सोलर कैपेसिटी है, लेकिन कंपनी ने राजस्थान में एक प्रोजेक्ट डेवलप करना शुरू किया है, जिससे 2000 मेगावाट की एडिशनल कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। जहां कंपनी के पास हाइड्रो पावर की फील्ड में ऑलरेडी एक डोमिनेंट पोजीशन है, कंपनी की सोलर पावर के लिए 9090 मेगावाट की कैपेसिटी एडिशनली अंडर टेंडर है। और अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट पर डेट की तरफ देखो तो कंपनी का करंट डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.83 का है। टिपिकली 1.5 से 2 के बीच का डेट टू इक्विटी रेशियो हेल्दी माना जाता है और 2 या उससे ऊपर का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सस्टेनेबल माना जाता है, जो इस कंपनी के केस में ऑलमोस्ट 14 है। अब एनर्जी फील्ड में काफी कंपनीज होती हैं जो बहुत ज्यादा डेट ले लेती है, लेकिन इस कंपनी के केस में वैसा नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट आज भी काफी हेल्दी है। और NHPC एक पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी है, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट की इम्प्लिसिट बैकिंग आती है। मतलब अगर कल को जाकर इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ खराब होती है तो गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करेगी। और इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में 50% का डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन किया है, जो आज के प्राइस लेवल्स पे अप्रोक्सीमेटली 2% का डिविडेंड बनता है। लेकिन आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, वो ये है कि पावर जनरेशन जो बिजनेस होता है वो एक काफी ज्यादा हाई फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस होता है। यानी यहाँ पर अगर रेवेन्यूज फ्लक्चुएट होते हैं तो भी जो कंपनी के खर्चे होते हैं वो काफी हद तक स्टैटिक रहते हैं। तो मान लो कल को कंपनी के रेवेन्यूज 50% से गिर जाते हैं तो कंपनी के कॉस्ट इस सेम रेट से नहीं गिरेंगे, वो स्टैटिक रहेंगे, जिससे कंपनी के लॉसेस बढ़ सकते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि कंपनी के काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पेंडिंग या फिर अंडर टेंडर है। अब एनर्जी सेक्टर में प्रोजेक्ट के ओवरहेड कॉस्ट बढ़ना या फिर अनयूजुअल डीलेज आना, ये बहुत कॉमन चीज होती है और इसी की वजह से आ जाती है अर्निंग्स वॉलेटिलिटी। और अगर हम इस कंपनी के बैलेंस शीट को और ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर 4,500 करोड़ के रिसीवेबल्स नजर आएंगे। ये वो पैसे हैं जो कंपनी ने रिसीव करने हैं, लेकिन इनका कैश अब तक आया नहीं है। और इसी के साथ कंपनी के जो एवरेज डेटर डेज है ना, वो 170 से भी ज्यादा है।
यानी कंपनी को ऑन एवरेज अपने ही पैसे रिसीव करने ऑलमोस्ट आधा साल लग जाता है। तो एक कैश फ्लो पर्सपेक्टिव से तो ये पॉजिटिव चीज नहीं है। डेटर डेज टिपिकली रिड्यूस होने चाहिए और कंपनी के बैलेंस शीट पर ज्यादा रिसीवेबल्स भी नहीं होने चाहिए। अब माना कि भारत में एनर्जी की डिमांड स्टेडीली बढ़ रही है, एनएचपीसी की जो कंपटीशन है प्राइवेट सेक्टर में वो भी इस डिमांड को मीट करने एक्सपैंड कर रही है और अपने कस्टमर्स को बेहतर रेट्स ऑफर कर रही है। अब ऐसी एक एनवायरनमेंट में पॉजिटिव रेवेन्यू ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये ग्रोथ यूजलेस होती है अगर कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लोज जनरेट नहीं कर पाती। साथ ही एनएचपीसी के केस में एक नया फोकस भी है सोलर एनर्जी की तरफ। ये कितना प्रॉफिटेबल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आप बता दीजिए कमेंट करके, एनएचपीसी एक बाय है या एक सेल? और इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.